Hello students, today we are going to study chapter number 5 Judiciary for class 8th in the civic section. In this chapter we study about the different types of levels of courts which are implemented in our Indian constitution, like the lower court, high court and supreme court, and what is the main role of the judiciary. And how we dispute their different types of resolution in any case. What is the judicial review? So let me start this chapter. The role court take decision on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crime. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following: dispute resolutions, judicial review, upholding the law and enforcing fundamental rights. बच्चों देखिए, ऐसा है कि जो जुडिशरी होती है हमारे देश में, न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि ये 3 टाइप से काम कर सके। पहला है, कोई भी दो लोगों के बीच में, अगर किसी भी सिटीजन्स के बीच में जो कोई झगड़ा झंझट हो जाता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर मान लीजिए सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको सॉल्यूशन देने के लिए क्या है, ये जुडिशरी का काम है कि वो, या कोई दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी विवाद होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन है? जुडिशरी है। दूसरी बात है जुडिशियल रिव्यू। अगर कहीं पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी ऐसे लॉ से किसी भी सिटीज़न का कोई वायलेशन हो रहा है, या सिटीज़न के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया, या उस सिटीज़न को उस पर्टिकुलर लॉ से परेशानी है, और इस तरीके से जुडिशरी जो है अपना उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज, यानी कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर लॉज जिससे कि किसी भी सिटीजन के कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो उस फंडामेंटल लॉज के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान किया गया कि हम उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ सुधार कर सकती है, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और अगर किसी, मान लीजिए कोई पहले से न्याय व्यवस्था दी गई है और उसमें कोई खामी है, कोई परेशानी है किसी को, तो हमारी पार्लियामेंट उसके ऊपर विचार करती है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए बाकायदा सुधार करने की, रिफॉर्म करने की एक अलग से प्रवृत्ति बनाई गई है, प्रोविज़न किया गया है, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या आता है कि आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ, यानी कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से, और उसको स्वास्थ्य का भी अधिकार दिया गया है। और इस के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई भी सिटीजन जिसका कोई भी अधिकार का हनन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, जिससे कि उसके फंडामेंटल अपने राइट्स की सुरक्षा हो सके। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति, उसके अगर मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और वहाँ पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि वो व्यक्ति अपने जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रख सकता है, और अपने आप को स्वस्थ रखने का अधिकार भी सुनिश्चित कर सकता है, और उसके लिए जो है बाकायदा जुडिशरी सिस्टम बनाया गया है। तो इसमें है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब आता है इसमें टॉपिक है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जो जुडिशल सिस्टम है वो किसी भी पॉलिटिशियन से, उसकी पावर से, और उसके अंदर जो भी अपॉइंटमेंट पावर है या कुछ भी है, वो जज को डिसमिस नहीं कर सकता उसके ऑफिस से। मतलब ये लिखा है विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। ये ऐसा नहीं है कि जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी जज को उसकी पोस्ट से हटा नहीं सकता। बस ये कि द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। मतलब कहने का ये है कि जज का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, लेकिन उसके निर्णय के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी पॉलिटिशियन होल्ड नहीं कर सकता। यानी कि पॉलिटिशियन का कोई अधिकार नहीं है कि वो जज को उसके निर्णय को लेने से रोकेगा या उसके निर्णय को बदलने के लिए कहेगा। ठीक है, उसका केवल इतना ही पावर है कि विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट, कि इस जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ पॉलिटिशियन को इतनी पावर है कि वो जज को अपॉइंट कर सकता है और जज को डिसमिस कर सकता है उसके ऑफिस से, लेकिन उसके बावजूद भी जज कैसा निर्णय देगा वो उसके अपने
माइंड पर डिपेंड होता है, अपने उसके विवेक पर डिपेंड होता है कि जज को जो भी निर्णय लेने का अधिकार है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिशियन उसको फोर्स नहीं करेगा और कोई भी उस पर ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि वो अपना जजमेंट चेंज करे। तो हमारे जुडिशल प्रोसेस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी सिचुएशन में जुडिशरी को पूरा इंडिपेंडेंट अधिकार है कि वो अपना निर्णय सुनाए, और वो किसी भी सिचुएशन में किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में जो निर्णय सुनाती है वो उसका अपना इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब आता है कि जो हमारा ये कोर्ट सिस्टम है ये कितने टाइप का है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा है बच्चों, जब भी कोई बात होती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो जजमेंट दिया जाता है वो 3 लेवल पे दिया जाता है। सबसे जो नीचे होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लो लेवल कोर्ट भी बोलते हैं इसको, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कोर्ट है, और उसके ऊपर नेशन के अंदर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है वो सबसे बड़ा कोर्ट है। हर एक स्टेट का अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग लेवल कोर्ट्स होती हैं, लोअर लेवल कोर्ट्स कहलाती हैं। उसके बाद जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उससे ऊपर भी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट हर एक स्टेट की अपनी अलग होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक ही है जो कि इस समय दिल्ली में स्थित है। अगर मान लो कोई भी क्राइम हुआ है और उस क्राइम के जो जिस पर क्राइम हुआ है, अगर उन क्राइम्स होने वालों पर कोई भी वो अपना कॉन्फ्लिक्ट लेके जाते हैं लोअर लेवल कोर्ट में, तो लोअर लेवल कोर्ट में जो जजमेंट होता है अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपनी अपील, अपनी पटिशन का मतलब है शिकायत पत्र, तो वो अपना पटिशन, अपनी अपील उस निर्णय के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट या लो लेवल कोर्ट से जाकर के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं, और वहाँ पर उस जो निर्णय लिया गया है लो लेवल कोर्ट पर, उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उस पर दोबारा से हाई कोर्ट विचार करेगा, उसके सारे एविडेंसेस देखेगा, और फिर जिसके फेवर में जैसा भी निर्णय वो लेगा वो सोच समझ के लेगा। और अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट में जो निर्णय दिया गया, सपोज उससे भी जो शिकायत करता है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पे वहाँ पर जजमेंट जो होता है वहाँ पे वो फाइनल होता है, लेकिन वो कंप्लीट फाइनल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए इन द केस ऑफ सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा जिसको होती है, उस केस में अगर मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जो निर्णय आया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो फिर सीधे जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट से अपनी दया याचिका की भीख मांग सकता है या दया याचिका दायर कर सकता है। दया याचिका जो दाखिल करता है प्रेसिडेंट के पास, वो प्रेसिडेंट वहां पर उसको एक फाइनल डिसीजन करने के लिए, उसको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है कि प्रेसिडेंट जो है उस पर विचार करेगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपनी मान्यता से या अपनी इच्छा से, अगर उसे लगता है कि इस केस में गलत मौत की सजा हुई है व्यक्ति को, तो वो उस व्यक्ति को मौत की सजा से छुटकारा भी दे सकता है और उसकी मौत की सजा को माफ कर सकता है, उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, वो भी केवल मौत की सजा के केस में। अदरवाइज सारे निर्णय जो भी पहले लोअर लेवल कोर्ट पे होते हैं, अगर वहाँ से जो पार्टी है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जाएगी, और हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करेगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे यहाँ जो सबसे हायर लेवल कोर्ट है नेशन लेवल पे न्यू दिल्ली में, वो सुप्रीम कोर्ट है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर बैठते हैं और वही डिसीजन मेकआउट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट को डिवाइड किया गया है 2 लेवल में, मैंने आपको बताया कि एक हाई कोर्ट है जो हर एक स्टेट का अलग है, हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट का, और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सिविल कोर्ट है। और तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जो लोअर लेवल का कोर्ट है, रीजनल लेवल का कोर्ट है, वो लोअर लेवल कोर्ट जो है वो तहसील कोर्ट कहलाती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है। ठीक है, ये सबसे सबऑर्डिनेट एरिया है, सबसे छोटा एरिया है कोर्ट का इसमें। अब आता है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के केसेस दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि जो ये अपील होती है, अपील क्या है कि जो भी वर्डिक्ट है, जो भी वर्डिक्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी अपराधी है उसको ट्रायल कोर्ट में ले जा करके उसके खिलाफ अपील हो सकती है। मैंने आपको बताया था पहले लोअर लेवल पे होती है, फिर हायर लेवल पे, उससे ऊपर हाई कोर्ट में होती है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि एविडेंस की कमी है, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, तो उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ सजा दायर की सकती है, उसको बोलते हैं एक्विटेड, और उसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। और हाँ, एक और चीज़ कि जो पकड़ने की व्यवस्था है, जैसे कि हमने कहा आपको
कि जिस जैसे शिकायत करना है उसको अपील बोलेंगे, पिटीशन। लेकिन अगर मान लो किसी के खिलाफ कहीं पर कोई एविडेंसेस की कमी हो रही है, तो अगर एविडेंसेस की कमी है तो एक्विटेड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा छोड़ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि अपराधी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं तो अदालत उसको छोड़ भी सकती है, उसको रिहा कर सकती है। तो रिहा करने को बोलते हैं एक्विटेड, यानी कि छोड़ दिया गया। ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट देम, उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, अब आता है इसमें कुछ और भी की टर्म्स हो सकते हैं। दो टाइप के यहाँ पे लॉ कोड बनाए गए हैं, एक है क्रिमिनल लॉ और एक है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले क्या होता है कि कोई जैसे मान लीजिए किसी का हरासमेंट है, कोई चोरी का केस है, कोई डाउरी का केस है, कोई मर्डर का केस है, तो उसमें क्रिमिनल लॉ लगती है। उसमें सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, FIR लॉन्च होती है पुलिस के द्वारा, और फिर पुलिस इनको इन्वेस्टिगेट करती है उस क्राइम को, और उसके बाद में उसको कोर्ट में उसका केस फाइल कर देती है। और अगर वहाँ पे गिल्टी फाइल की जाती है, अगर गिल्टी मिलती है, तो जो एक्यूज पर्सन होता है उसको जेल भेज दिया जाता है और उसको फाइन चार्ज भी दिया जाता है। सिविल लॉ जो होते हैं वो कई जैसे ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, लैंड एरिया के परचेज और सेल से रिलेटेड, कोई गुड्स से रिलेटेड, कोई रेंट का मैटर है, डिवोर्स का केस है, तो ये सब सिविल लॉ में आता है। इसमें पटिशन फाइल की जाती है रिलेवेंट कोर्ट में और अफेक्टेड पार्टी के द्वारा, और उसके बाद में जो भी मैटर है उसको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद में कोर्ट उस पर अपना निर्णय देती है और ये निर्णय जो है सभी के द्वारा मान्य होता है। उसमें कोई फाइन कर सकता है, कोई जेल भी भेज सकता है, उसको जो भी रेंट तय किया जाएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि एक और कोर्ट में केसेस जाते हैं जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL फाइल करना। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जनहित याचिका लोग इसलिए दायर करते हैं क्योंकि जब देखते हैं कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे PIL दायर करते हैं। और इससे जो है सभी लोगों को के वेलफेयर में, ऑल द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स के वेलफेयर में ये निर्णय लिए जाते हैं। और इसमें जो PIL है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोगों के बिहाफ पर दायर की जाती है, और इससे जो है बहुत सारे लोगों को राहत मिलती है PIL से। अब आता है इसके बाद में बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। मैंने आपको मेन इसके जो तरीके थे, कोर्ट हमारा जो है जुडिशरी सिस्टम कैसा है, ये मैंने आपको बताया। इसमें एक और टर्म आता है इविक्शंस। इविक्शंस का मतलब ये हुआ कि जजमेंट ऑन इविक्शंस आर अ फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट। मतलब इविक्शंस का मतलब यहाँ पर ये आएगा कि ऐसा कोई भी निर्णय जिसके द्वारा लोग अफेक्टेड हो रहे हों और उनसे फ़ायदा ना हो रहा हो, तो उस जजमेंट को इविक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन उसको इविक्ट करने के लिए फर्दर लॉ रूल रेगुलेशन होने चाहिए, जिसमें देखिए लिखा है टू द रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम लैंड होम्स दैट दे आर करेंटली लिविंग इन। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति अभी करंटली रह रहा है लेकिन उसके खिलाफ अगर निर्णय आ गया तो उसको वहां से निकाला जा सकता है, तो उसको बोलते हैं इविक्शन। ठीक है, तो बच्चों आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, and please like and share my videos too. Till then, goodbye.